हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम हैं मिस्टर इंद्रेश विक्रम सिंह जी के साथ, जो कि रेरा के बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट हैं और जिन्होंने रेरा ऑफिस के अंदर भी एज अ ऑफिसर काम किया है और अभी अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये ऑफिस हमारा ग्रेटर नोएडा में स्थित है और हम वेलकम करेंगे इंद्रेश विक्रम जी। नमस्कार। तो इंद्रेश विक्रम जी, आप कुछ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में हाई कोर्ट में काम किया। हाई कोर्ट से लखनऊ हाई कोर्ट जो बेंच है इलाहाबाद की, उसमें काम किया। उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशन जो है कोविड के टाइम पे रेरा में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के साथ मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ एंड आई वाज मेड एन रिसर्चर, लॉ रिसर्चर हियर एंड आई वर्कड एज एन असिस्टेंट with Mr. Chairman Rajiv Kumar, who was the ex-Chief Secretary of Uttar Pradesh. Oh, and great. I have worked with the District Judge retired Kalpana Mishra Madam. So I spent so much time with the renowned personalities of Uttar Pradesh and the District Forum. उसके बाद मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो रेरा में काफ़ी वर्क करते हुए, ऑर्डर्स को देखते हुए और काफ़ी जो अलॉटीज़ हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनकी चीज़ों को समझते हुए कहाँ पे वो सफ़र करते हैं, तो इन सब चीज़ों से स्टार्ट हुई। और आज इस जर्नी का जो एक अध्याय ये भी है कि मैंने अंदर से भी काम किया है और आज एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट मैं बाहर भी प्रैक्टिस करता हूँ। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट आई कैन represent a builder also and also for the allottees. ग्रेट। बहुत अच्छा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा है क्या, किसके लिए है, क्या काम करती है, हमें कुछ रेरा के बारे में आप बताइए। रेरा एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब होता है विनियामक प्राधिकरण। विनियामक मतलब जिस चीज को रेगुलेट करा जा सके। मतलब हमारे रेरा एक्ट आने से पहले, जो ये एक्ट आया वो 2016 में आया। इस एक्ट के आने से पहले कंज्यूमर फोरम थी और आज भी है कंज्यूमर फोरम, और पैरेलली हम दोनों ही फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये एक अथॉरिटी है जो स्पेसिफिकली रियल एस्टेट मैटर्स को डील करने के लिए बनाई गई है। रियल एस्टेट मैटर्स वहां पे जहां पे अलॉटीज और बिल्डर यानी कि कंप्लेंट वहां ऐसी फाइल होंगी जहां पे अलॉटीज इन्वॉल्व होंगे और बिल्डर कंपनी इन्वॉल्व होंगी। तो कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर फोरम एक अलग कैटेगरी है जहां पे किसी के साथ गलत हो गया या चीटिंग हो गई या किसी ने किसी का पैसा ले लिया और उसको वो जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई, तो उसके लिए कॉम्पनसेटरी, रिफंड और इन सब चीजों के लिए आप कंज्यूमर जाते थे। और रेरा एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द अर्बन प्लानिंग एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत ये आता है। और ये 2016 में बनकर तैयार हुआ और 2016 के बाद, ये मई 2016 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। और जो अथॉरिटी बनी थी वो 2016 में बन गई थी। और जो एक्ट आया वो इन्फोर्स हुआ 2017 से, जिसमें बेंचेस जो हैं वो डिसाइड करती हैं और एक कंप्राइजिंग चेयरमैन होते हैं और 3 मेंबर होते हैं। उसी के साथ एक सचिव होते हैं जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हैं। रेरा एक स्पेसिफिक एक्ट है और एक स्पेसिफिक फील्ड से डील करता है, विच इज सो रिलेटेड विद द रियल एस्टेट सेक्टर, वेयर रियल एस्टेट कंपनीज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ रेरा and the registered and unregistered category are involved in that the sector of RERA, where the company who have not registered their project in RERA, they are under the compliance of section 3 to register their project. अगर कोई रजिस्टर नहीं करता है और जिसका प्रोजेक्ट जो है रजिस्ट्रेबल योग्य है और तो उस पर पेनल्टी भी रेरा लागू करती है। इसलिए इसको रेगुलेटरी बॉडी बोला जाता है कि ये एक पार्ट में क्वाजी जुडिशियल है जहां पे केसेस भी डिसाइड करती है और पेनाल्टीज भी लगाती है टू रेगुलेट द रियल एस्टेट सेक्टर। ग्रेट, बहुत ही अच्छा, अच्छे से आपने समझाया कि रेरा क्या है और रेरा क्या काम करता है। तो जैसा कि आपने एज अ लीगल रिसर्चर आप रेरा के ऑफिस में थे,
तो और अभी आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंसेस आपने पाया और क्या डिफरेंस है कि अगर आप एज अ रिसर्चर वहां पे थे और अभी एज अ इंडिपेंडेंट एडवोकेट है, तो आपने क्या चीजें महसूस करी है? बढ़िया क्वेश्चन है आपका, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेट टू माय फेजेस ऑफ लाइफ where I started as a researcher, where I researched a lot of cases on the discrepancies and disparities and the deficiency on the services, where the all the research depend upon the deficiency of the builder, where Mr. Chairman and the comprising member of the UP RERA who have taught me a lot related to the case studies and all. तो उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो डिस्पेरेंसीज और डिफिशिएंसी सर्विसेज होती हैं कि एक बूम होता है, जैसे 2012 में और 2013 में एक रियल एस्टेट का बूम आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद कुछ ऐसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, जैसे कि नोटबंदी। हाँ जी। नोटबंदी में काफ़ी रियल एस्टेट सेक्टर का, क्योंकि क्या होता था कि 2016 से पहले और रेरा आने से पहले जो बिल्डर का परफॉर्मा था, वो इसको कंसीडर किया जा सकता है कि कैश में बहुत डीलिंग होती थी। अच्छा, तो मतलब ब्लैक हम कह सकते हैं? ब्लैक नहीं कह सकते हैं, किसी का पैसा कोई ऐसा लॉ नहीं था। अच्छा, ठीक। जहाँ पे आप इसको गवर्न कर सकते हैं। कैश भी आदमी रखता था, और कैश में वो कभी काला और सफेद दोनों ही कंसीडर किए जा सकते हैं। तो एक वो कैटेगरी ने रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा डिक्लाइन किया जब नोटबंदी हुई। तो प्रोसेस ऑफ मनी जो था वो कहीं ना कहीं डाइवर्स हुआ, जिसकी वजह से लोगों को डील करने में भी इशू हुआ। प्रोमोटर्स और रियल एस्टेट सेक्टर को कंटिन्यू करने में भी इशू हुआ, क्योंकि देखिए कैश इसलिए प्रोमोटर भी रखता है ताकि जो उनके यहाँ वर्कर काम करते हैं, बिल्कुल, जो वर्कर होते हैं जो काफी ह्यूज अमाउंट में होते हैं, जिनको पैसा देना होता है, या जैसे 100-200 वर्कर तो एक प्रोजेक्ट में काम करते ही हैं, तो उनको दिन का दिन दिहाड़ी पैसा जो होता है वो कैश में ही चाहिए होता है। और एट दैट टाइम कि हमें कोई डिजिटलाइजेशन का तो मतलब था नहीं, तो उसका जो पैसे का रिवॉल्वमेंट उस टाइम पे था वो कैश का ही था, तो इसलिए प्रोमोटर वो कैश वगैरह उसमें रखते थे। तो कैश में जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पैसे जमा कराना और इन सब चीजों में थोड़े हर्डल्स आए। बीच बीच में एनजीटी के ऑर्डर्स भी आते हैं। तो एनजीटी क्या करती है कि जब दिसंबर या नवंबर के टाइम होते हैं जहाँ पे बहुत सारा फॉग है, कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो उसमें भी बैन लगा देती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट थोड़े से डिले होना स्टार्ट हुए, कुछ सर्कमस्टांसेस जो जिनको कहते हैं हम फोर्स मेज्योर के कारण, और कुछ ऐसे कि जहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं भी चल पाया। तो वो प्रोजेक्ट जहाँ पे पैसा ले लिया, प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करा, पोजीशन नहीं दिया, तो वहां पे सबसे ज्यादा रेरा की एप्लीकेबिलिटी आई, और रेरा ने उसको बहुत अच्छे से गिरफ्त में लिया, क्योंकि वहां पे पेनल्टी का भी प्रोविजन है रेरा एक्ट में, और केसेस को डिसाइड करने का भी है, जिसमें 2 प्रावधान होते हैं कि आपको कॉम्पनसेशन भी मिलता है और आपको रिफंड भी मिलता है और आपको पोजीशन भी मिलता है। अरे वाह, अरे वाह। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने अपना घर लिया, प्रॉपर्टी ली, कोई फ्लैट लिया, अपार्टमेंट लिया सोसाइटी में कहीं पर भी, तो उसको कोई भी इशू है किसी चीज से भी रिलेटेड, मतलब पोजीशन से पहले या पोजीशन के बाद, तो वो रेरा के अंडर आएगा। बिल्कुल। मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ कि एक रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, न्यूटेक प्रमोटर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट था, बेसिकली इट वाज चैलेंज इन हाई कोर्ट, वेयर द प्रमोटर चैलेंज दैट ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट, that the Supreme Court has ordered and given the order on 21st of November 2021. Okay. I remember the date just because of I research a lot, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा डेट भी याद है। नवंबर के महीने में 2021 में वो ऑर्डर आया था। उसमें ये बताया कि कौन सी कैटेगरी जो होगी वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, कौन से प्रावधान में कर सकती है, और कितने टाइम में कर सकती है, क्या कॉम्पनसेशन के लिए अथॉरिटी है, क्या प्रमोटर किस चीज के लिए लाइबल है, और जो अलॉटी है
वो अपनी कंप्लेंट को ले जाके रेरा में सबमिट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, मेंटेनेबल। तो उसकी एक बहुत लॉन्ग जजमेंट था जिसमें सेक्शन 3 को बहुत स्पेसिफाई करके लिखा गया कि जहां पे प्रोजेक्ट रेरा के एक्ट के अनुसार, सेक्शन 3 के अनुसार वो रजिस्ट्रेबल कैटेगरी में है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो रेरा के सचिव हैं वो उसको रजिस्टर करवाएंगे, और अगर वो रजिस्टर नहीं करते हैं विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड, उन पे पेनल्टी लगेगी। जो नहीं रजिस्टर कर रहे हैं और रजिस्ट्रेबल योग्य हैं, तो अगर वो प्रमोशन कर रहे हैं या किसी भी तरीके का बिक्री कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उन पे वो पेनल्टी लगेगी। और ऐसे प्रोजेक्ट जो 2016 से पहले ही, यानी कि रेरा के एक्ट आने, रेरा का एक्ट वो है रेट्रोएक्टिव, इट इज नॉट अ प्रोस्पेक्टिव, इट इज नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज अ रेट्रोएक्टिव एक्ट। यानी कि अगर आपने पहले कोई एग्रीमेंट किया है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट और वो ऑन गोइंग की श्रेणी में आता है, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसका एक शर्त है बस कि अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हुआ 2016, यानी कि रेरा के आने से पूर्व वो कंप्लीट ना हुआ हो, ओसी आया ना हो। अगर ओसी आ गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। अन्यथा सारी स्थिति में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में रेरा का सचिव जो है वो ये देखेंगे कि अगर ये रजिस्ट्रेबल योग्य है तो उसे रजिस्टर करवाएंगे, और अगर पेनल्टी लगने के लिए योग्य है तो पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चीजों को, और मेरे भी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए हैं इसमें। जैसे वो जजमेंट आपने बताई, तो उस जजमेंट को तो मैं भी खुद पढ़ूंगा अभी जाके, आपने बहुत अच्छा बताया, उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी और सवालों पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने कोई घर लिया या किसी भी XYZ पर्सन ने कोई घर लिया, उनको कोई दिक्कत है, तो क्या प्रोसीजर होता है कंप्लेंट फाइल करने का, वो आप कृपया एक्सप्लेन करें। कंप्लेंट फाइल करने का दो तरीके हैं। तरीका एक ही है, फॉर्मेट दो जी। आपको रिफंड चाहिए और पोजीशन चाहिए जी। तो अथॉरिटी उसको डिसाइड करती है, और अथॉरिटी ने डिसाइड करने के लिए और कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक प्रावधान बनाया है, सेक्शन 31 जी। तो कंप्लेंट जो है वो 31 में कंप्लेंट फाइल होती है। दो तरीके के फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म M होता है और एक फॉर्म N होता है। फॉर्म N डील्स विद द कॉम्पनसेशन एंड फॉर्म M डील्स विद द रिफंड एंड पोजीशन। सेक्शन 18 इज प्रोवाइडिंग यू refund along with the interest, and section 19 provides along with section 18 where the interest part is also included in the possession where the due date of possession has been expired जी। तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 31 में, आप कॉम्पनसेशन सीक कर सकते हैं आप सेक्शन 19 में। सेक्शन 14 में आप अगर कोई आपका प्रोजेक्ट है और प्रोमोटर ने आपके बिना बताए आपको स्ट्रक्चर में चेंजेस कर दिए जी। या कुछ चीजें जो हैं वो चेंज कर दी, तो और वो बहुत ह्यूज अमाउंट में है, जैसे आपका एरिया 1000 स्क्वायर फीट था उसने कम कर दिया, या बालकनी का एरिया कुछ ज्यादा था, कारपेट एरिया सुपर एरिया में चेंजेस कर दिए, डिजाइन में प्ले जो प्लान लेआउट होता है उसको चेंज कर दिया, तो उसमें आप कॉम्पनसेशन सीक कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन सीक करने के जो ग्राउंड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और 5 साल तक अगर कोई उस प्रोजेक्ट में या यूनिट में अगर कोई भी कमी आती है, तो जैसे कोई फ्लोर है उसके टाइल्स टूटने लगे या किसी भी तरीके का जैसे कि मसाला होता है वो टूटने लगे बेसिकली, तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर आता है 5 साल के अंतर्गत पोजीशन लेने के, तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं फॉर कंपनसेशन। आप ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि फ्लैट लेने के बाद भी आप जो 5 साल तक आप 5 साल तक आप अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमियां हैं तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और बहुत जगह ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी डिमोलिश होना स्टार्ट हो जाती है। डिमोलिश इन द नैरो सेंस में उसको देखा जाता है, जहाँ पे जो अप्लायंसेस लगे होते हैं या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करी होती हैं वो चलना बंद हो जाए, जैसे आपकी लिफ्ट बार बार बंद होना स्टार्ट हो जाए, आपका जो स्ट्रक्चरल है वो जैसे बाहर का पेंट उतरना स्टार्ट हो जाए, उसका जो
मेन प्लास्टर था वो निकलना स्टार्ट हो जाए, टाइल्स हर जगह से निकलना स्टार्ट हो जाए, तो आप कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं। दूसरा आप कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं कि अगर किसी ने आपको जो ब्रोशर आपको देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रखना चाहिए साथ में, और वो ब्रोशर के अकॉर्डिंग आपको वो सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करते हैं, यू कैन ऑल्सो सीक द कॉम्पनसेशन फॉर दैट। स्पेसिफिकेशन अगर चेंज करते हैं आप कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं। अगर आप ये चीज देखते हैं कि कोई भी डिफेक्टिव टाइटल है, जैसे आपको वो प्रॉपर्टी मिली ही नहीं थी, आपको उतनी प्रॉपर्टी के लिए आप मिली थी और आपने बेची अलग है, आपने गलत बना लिया, तो डिफेक्टिव टाइटल के अंतर्गत आप भी कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं। अब आते हैं रिफंड पे। रिफंड वहां सीख कर सकते हैं जहां पे ओसी प्राप्त ना हो, कब्जा बना नहीं हो, और आपकी यूनिट जो है अभी वो तैयार नहीं है, और आप का जो टाइम था एज पर बीबीए बिल्डर बायर एग्रीमेंट को बोलते हैं, जो हर एक बिल्डर साइन करवाता है एट द टाइम ऑफ द बुकिंग, और उस टाइम फ्रेम में अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो उसके बाद आप रिफंड की प्रेयर कर सकते हैं। फॉर्म एम में होता है, फॉर्म एम में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, रिफंड विद इंटरेस्ट। अगर आपको पोजीशन चाहिए और पोजीशन नहीं मिल रहा है तो आप पोजीशन के लिए कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इन सब मैटर्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अलॉटीज हैं हमारे, वो फाइल करें कंप्लेंट। कभी कभी क्या होता है, पोजीशन चाहिए होता है तो वो कंप्लेंट फाइल नहीं करता है, तो कंप्लेंट जरूर फाइल करनी चाहिए टू अवॉइड दी एनी ऑफ द अनड्यू कैंसिलेशन। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे आ गया तो आपने अपना पेमेंट नहीं दिया, तो कैंसिलेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं प्रमोटर्स या बिल्डर, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, ताकि आपका जो यूनिट है वो स्टेबल रहे और वो कहीं ना कहीं मतलब आप उससे हित ना हो जाए। जी ठीक है, बहुत ही अच्छा। मेरे को भी अगर किसी को सजेस्ट करना होगा तो आई विल सजेस्ट द प्रोसीजर। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा जी। देयर इज अ प्रोविजन इन सेक्शन 13 का प्रोविजन कहता है कि आप अगर बुकिंग करते हैं तो कोई भी बिल्डर आपसे 10% से ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकता है विदाउट गेटिंग एग्रीमेंट साइन। अच्छा, अगर एग्रीमेंट साइन नहीं करा है तो आपसे, और आपने एग्रीमेंट नहीं साइन किया है, तो आपसे बुकिंग अमाउंट ऑफ 10% ऑफ टोटल कंसिडरेशन, उससे ज्यादा की धनराशि नहीं ले सकता। अगर लेता है तो उस पर पेनल्टी है। अच्छा, हर एक स्टेप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को बनाते समय ये ध्यान में रखा है कि किसी का भी जो हक है और जो हार्ड एंड फास्ट मनी है वो कर्टेल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये तो आपने मतलब इन चीजों से पता लग रहा है कि आपने बहुत ही, आपका जो मेहनत है पिछले 3 साल की, तो वो जो है ना वो निखर के आ रही है। मोस्ट ऑफ द एडवोकेट आर डूइंग प्रैक्टिस इन रेरा विदाउट नोइंग द acts and without knowing the facts of the deepest case in the RERA। उसमें मैंने वर्क किया है, अपना समय दिया है, और आपने अगर समय 2 साल का दिया है और उसमें 24 घंटे आपने दिए हैं, क्योंकि हमने काम किया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं सुबह जाता था, शाम को आता था, तो इट्स अराउंड आई हैव गिवन अ 24 आवर टू द RERA फॉर 2 years। तो उसके लिए अगर मुझे एक्सपीरियंस माना जाए तो मैं ये कहूंगा कि कोई एक बड़ा एडवोकेट हो जिसका काफी बाल थोड़ा पक गए हों, और उसका एक्सपीरियंस और मेरा 3 साल 2 साल का वो एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट ही माना जाए। क्योंकि आप अगर किसी चीज में लगातार समय देते हैं, आपकी जो लगन है, जो मेहनत है, जो आपने की है, वो यहाँ पर दिख रही है। लगन मेहनत तो दिखनी ही चाहिए। अगर आप लगन और मेहनत नहीं करेंगे तो यू विल गेट नथिंग। जी जी जी। तो फाइनली एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी पूरी कमाई, पूरी वो जो सिक्योरिटी सबको जमा करके एक फ्लैट खरीदते हैं और फिर कुछ इश्यूज आते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, ये बता दीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर्टी लेने से पहले एक लीगल कंसल्टेंसी लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आजकल 20-30 लाख में तो कोई प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। बिल्कुल, आपको द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको इन्वेस्ट करना होता है, आप के पास समय भी नहीं होता है रिसर्च करने के लिए, तो यू शुड हैव टू हायर वन क्वालिफाइड RERA एडवोकेट
फॉर दैट टू इंश्योर दैट द प्रॉपर्टी इज जेन्युइन और नॉट। तो पहले आपको उस चीज पे देखना है, और आपके बहुत सारे अलॉटीज और बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं मेरे पास कि वो चीज गलत हो गई, उसके बाद वो आते हैं। आपको देखना ये है कि जब आप कोई चीज ले रहे हैं तो आप उसको पहले से ही देख परख लें ताकि कल को इशू ना हो। तो कंसल्टेशन आपको लेना जरूरी है। आप उसमें पहले ये देख लें कि ये चीज जेन्युइन है कि नहीं है, अथॉरिटीज के ड्यूज क्लियर है कि नहीं है, रजिस्ट्री हो सकती है नहीं हो सकती है, पोजीशन के पॉसिबिलिटीज कितने हैं, जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके पिछले रिकॉर्ड क्या है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं वो कितने दिन में कंप्लीट किए हैं, इन सारी चीजों को देखना जरूरी है। अभी मैंने ये चीज बोली है लॉटीज के लिए, अब मैं कुछ बातें बोलूंगा प्रमोटर साइड से, क्योंकि चीजें जो होती हैं वो दोनों साइड से होती हैं। कहीं ना कहीं एक ही इंसान कभी गलत नहीं होता है। प्रमोटर्स को भी बहुत चीजों का सामना करना पड़ा है, जैसे कोविड का सामना, जैसे डिमोनेटाइजेशन, बैंक जब वो नोटबंदी हुई, तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। एनजीटी का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का स्टे आ जाता है, कोई अथॉरिटी स्टे कर देती है। तो इन सब चीजों को भी मतलब मद्देनजर रखना चाहिए कि कोई कैपेबिलिटी में है काम करने की, या उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो थोड़ा समय देना चाहिए, ना कि उसमें जल्दीबाजी में आके कोई कंपनी रिजिड नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, हमें ओपन टू एवरीथिंग। दिस रेरा एक्ट इज रेगुलेटरी, तो आपको रेगुलेशन के साथ चलना है, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट इफ द प्रोमोटर इज टेकिंग टाइम बट ही इज डूइंग गुड वर्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो उस पर रिलाई करना चाहिए, एंड यू शुड टेक द पोजीशन ऑन द फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे अलॉटीज हैं, कंप्लेंट हैं, वो गलत केस ना करें फॉर अटेनिंग दी रॉन्ग कॉम्पनसेशन, और गलत केस भी करते हैं उसको होल्ड करने के लिए। जैसे वो चाहते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया है, कुछ इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो गलत तरीके से वो केस फाइल ना करें ताकि और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो होल्ड करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें आज आपके साथ पॉडकास्ट करके, और हमें कोई भी रेरा से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू होगा, कोई भी जानकारी चाहिए होगी, तो हम आपको रेफर करेंगे, हम आपके पास ही आएंगे, सिंपल एंड सॉर्टेड। और आप में से भी जिनको भी कोई भी हेल्प चाहिए तो इंद्रेश विक्रम जी हैं, इनको आप संपर्क कर सकते हैं, मैं इनका नंबर बायो में डाल दूंगा। और आपको अगर ग्रेटर नोएडा में ऑफिस विजिट करना है तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, वी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार।